नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। यूपी की सियासत में गहमा गहमी का दौर लगातार जारी है। जी हां, अब रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस से विधायक चुनी गई अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वह पिछले काफी समय से बीजेपी के करीब रही हैं और आज वह औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्य बन गई। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थी, लेकिन अदिति सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक रहे। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ और निधन के बाद से ही बीजेपी के ज्यादा करीब हो गई अदिति सिंह। बता दें कि रायबरेली बीजेपी के लिए सबसे कमजोर इलाकों में से एक रहा है और रायबरेली की सदर सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा यहां अब जरूर हाथ लगा है। यूपी चुनाव से पहले यह बीजेपी के लिए एक अहम फैसला हो सकता है। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान दिया। राजभर ने यह कहा है कि एआईएमआईएम मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, लेकिन उन्हें 100 सीटों पर लड़ने की डिमांड को छोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और वंदना जी को हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपके आने से पार्टी मजबूत होगी। सभी पत्रकार मित्रों को भी विलंब के लिए मैं क्षमा मांगते हुए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इतना जल्दी क्या है? धीरे 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 अब देखते रहिए आप। हाँ, क्या होगा देखते रहिए। हाँ, आज ये दोनों लोग पार्टी ज्वाइन किया है और हमारे दोनों लोकप्रिय नेता हैं और आपके आने से पार्टी मजबूत होगी। बाकी निर्णय तो संसदीय बोर्ड करता है। के लिए चुनौती बने रायबरेली और आजमगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की है। रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक वंदना सिंह ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। अदिति सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर सीट से विधायक है। इन दोनों के अलावा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी बीजेपी की आज सदस्यता ग्रहण कर ली है। राकेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं। और हम आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी को आजमगढ़ और रायबरेली में लगातार मायूसी हाथ ही लगी है। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इनके अलावा कुंवर सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं कुंवर सिंह जी। रायबरेली में जबरदस्त सेंधमारी की है। वैसे भी रायबरेली जो है कमजोर क्षेत्र ही रहा है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब अदिति सिंह को लेकर यह माना जा रहा है कि बड़ा चेहरा रायबरेली से हाथ लग गया है बीजेपी के। काफी दिनों से अदिति सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में थी और आपने भी देखा होगा जब वोटिंग हुई है अभी कुछ महीनों से, तो वो बीजेपी का साथ दे रही थी। ऑलरेडी हमने पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखकर दे रखा था कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए। अब वो बीजेपी में जाए या जहां जाए, उनको पार्टी ने पहले ही निष्कासित कर दिया था। अब वो बीजेपी में गई हैं तो अपना भविष्य तय करेंगी। बिल्कुल, लेकिन रायबरेली से एक तरीके से सेंधमारी ही मानी जाए इसे, और आपके लिए ये नुकसान ही हो सकता है। पल्लवी जी, चुनाव जो होता है वो बाढ़ का पानी होता है।
और बाढ़ के पानी में शेर, चीता, भालू सब एक साथ तैरता रहता है, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है तब पता लगता है कि कौन कहाँ है। चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, और लोकतंत्र के उत्सव में मिलने मिलाने दीजिए। पता तो तब लगेगा जब चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है। चलिए खेमचंद शर्मा जी, आजमगढ़ और रायबरेली दोनों कमजोर क्षेत्र आपके लिए, और वहां उन्हीं दोनों जगह से आपने एक एक विधायक अपने कब्जे में ले लिया है। क्या आपके लिए बहुत मजबूती हो जाएगी आने वाले समय के लिए? और रायबरेली की जिस सीट से आपने अदिति सिंह को चुना है, क्या उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा अब? सर्वप्रथम आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए भिन्न भिन्न पार्टियों से जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको मजबूत करें, उत्तर प्रदेश को विकसित करें, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में अपना सहयोग करें, वो उन दलों से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। भविष्य में और भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी और मोदी जी की जोड़ी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आज आपने देखा किस तरीके से कैबिनेट ने डिसीजन लेके फिर से 4 महीने के लिए जो फ्री अन्न की योजना है उसको एक्सटेंड किया है और गरीबों का ध्यान रखने का काम किया। 45,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। टोटल जो खर्चा आप देखेंगे 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा आने वाला है, लेकिन गरीबों के लिए, गाँव के लिए, मजदूरों के लिए जो जरूरी है वो ये सरकार कर रही है और लगातार करती रहेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, इसलिए छोड़ के उनकी नाव को छोड़ के ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि दूसरे राज्यों में अन्य पार्टियों में भी उनके लोग जा रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं दोनों ही विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना? और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी इतनी बड़ी बात कह के गई हैं कि इस बार हम चुनावों में महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, और उनकी पार्टी से एक महिला विधायक का इस तरीके से छिटक जाना, क्या इसकी छवि जाएगी? उसी से प्रारंभ करना चाहूंगा कि प्रियंका जी के लिए सबसे बड़ा एक जो समझने वाली बात है, जो यक्ष प्रश्न है समझने की, कि एक तो उनके विधायकों की संख्या बहुत कम थी, सीमित थी, उसमें भी महिला विधायक, महिलाओं को टिकट देने का उन्होंने वादा किया है, बड़ी संख्या में देना है, और उस दौरान अदिति सिंह जी का इस तरह से जाना एक बड़ा धक्का है। उसको कांग्रेस के प्रवक्ता उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे, लेकिन जो कुंवर सिंह जी ने बात कही है वो महत्वपूर्ण है कि अदिति सिंह जी का ये रुख आज का नहीं था, ये काफी दिनों से था। जब उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे कि रायबरेली में और अमेठी में जो जिस तरह से विकास होना चाहिए नहीं हुआ, ये सवाल तमाम वो कांग्रेस नेतृत्व में काफी दिनों से उठा रही थी। अब केवल पार्टी बदलने की एक फॉर्मेलिटी बाकी थी, लेकिन इस विरोध को शांत करने के लिए, उनके जेन्युइन सवालों को रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रयत्न कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से, चाहे राज्य नेतृत्व, चाहे केंद्रीय नेतृत्व, या जो प्रभारी हैं प्रियंका जी, उनकी तरफ से करते हुए कभी नहीं देखा गया। बल्कि उसके उलट, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आप देखिए कमलापति त्रिपाठी जी का परिवार कितना पुराना कांग्रेसी परिवार था, उनके परिवार से एक सेवक सदस्य उनके हैं, और वो भी ललितेश जी, वो भी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई 1-2 लोग, चुनाव के समय 4 लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि कई लोग भाजपा से भी जाएंगे, सपा से भी जा रहे हैं, और री अलायंसेज ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस चुनाव के पहले होता ही है, और खासतौर से भारत जैसे देश में ज्यादा होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो आपके माननीय नेता हैं, आप देखें कुंवर सिंह जी ये स्वीकार करेंगे कि आज आसाम में जो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, और उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि मैं अपनी समस्याएं लेके गया था और वो बताना चाहता था, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी अपने कुत्ते से खेल रहे थे। कभी इसका प्रतिवाद नहीं आया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन आज भाजपा ने उनके गुण को, उनके विद्वत्ता को देख करके और उनके जन समर्पण को देख के अपने साथ शामिल किया, उनके वो एसेट हो गए। इसी तरह से आप देखें कि कैप्टन के साथ जो हुआ यहाँ पे आपके अमरिंदर सिंह जी के साथ पंजाब में, आपके एसेट थे। तो अगर आपके में बिखराव आ रहा है और वो भी चुनाव के ठीक पहले, तो ये एक निश्चित तौर पे विचारणीय प्रश्न होना चाहिए
कांग्रेस नेतृत्व के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अदिति सिंह के केस में ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाह रही थी और कहीं ना कहीं वो ये समझ गई थी कि कांग्रेस के साथ रहकर ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पिता की भी अदावत किसी से छिपी नहीं रही है। तो ऐसे में यही उनके लिए बेहतर था कि वो कांग्रेस से अपनी राहें अलग कर ले। ठीक कह रही हैं कि पल्लवी जी, लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी नेता अगर हमारी पार्टी का, जैसे देखिए ममता बनर्जी कांग्रेस की, आज उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक ऐसा स्तंभ कायम किया है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी भी उनको बड़ी चुनौती नहीं दे पाई। पूरी कोशिश के बाद भी उनको और मजबूती वहां पे मिली वेस्ट बंगाल में। लेकिन उनका मूल देखेंगे तो कांग्रेस क्लेम भी करती है कि मूल तो वो कांग्रेस की थी। तो या तो आप उस एसेट को संभाल नहीं पाए, या आप नेतृत्व क्षमता नहीं है कि इस तरह के जो बड़े नेता हैं उनको अपने साथ जोड़कर रखें, या फिर आपको रणनीति तैयार करनी चाहिए कि जो पूर्व कांग्रेसी हैं, बेशक वो अलग जाके उन्होंने अपनी जमीन तैयार की, लेकिन फिर कोशिश करके अपने साथ लाएं, तो आप राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को सही चुनौती दे पाएंगे। जी बिल्कुल कुंवर सिंह जी, अब आप माने या ना माने, लेकिन दिक्कत वाली बात तो यहाँ पर है ही ना। और आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी कर लेगी, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके से आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी झटके लग रहे हैं। आप देख लीजिए ममता बनर्जी कैसे लेकर चली गई आपके इतने प्रसिद्ध नेताओं को, उसके बाद अब यहाँ से अदिति सिंह का जाना, भले ही वो काफी समय से बागी रही हो, लेकिन इन सब का जो असर है वो सीधे सीधे चुनावों पर पड़ता है। क्या चुनाव होता ही है इसलिए कि जो असंतुष्ट हैं, जो बागी हैं, जिनको पार्टी की रीति नीति से भरोसा नहीं है, वो बदली कर ले। देखिए किसी भी चुनाव में आप कांग्रेस के पास, मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, लेकिन अकेले उसमें कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी जाते हैं, सपा के भी जाते हैं, सारे दलों। और भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबी रही कि चुनाव के समय आपको कई गमलों के, कई तरह के फूल एक गमले में दिख जाएंगे। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी के विचारों के साथ है वो कांग्रेस का है। और जिसको, अब रही अदिति सिंह की बात आपने छेड़ी है, तो मैं आपको याद दिला दूं, अखिलेश सिंह जी इंडिपेंडेंट काफी दिन रहे, तो वो उनका व्यक्तिगत अपना अलग सोच है। तो अदिति सिंह जी ने बहुत दिन से पार्टी के विरुद्ध कार्य किया है, भाजपा के साथ उन्होंने वोटिंग करी है और बीच बीच में वो पार्टी के खिलाफ बोलती रही। तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही कर चुकी है। अब जिसके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं वो रहे या ना रहे, उसे हमने तो पहले ही उनको निष्कासित कर दिया। और रही बात रिफॉर्म की, तो प्रियंका गांधी जी ने कहा हम महिलाओं को आगे लाने का, महिलाओं को सशक्त करने का हमने जो घोषणा किया हम उसको पूरा करेंगे। और वक्त बदलाव का आता है, हर चीज में लोहे में जंग लगते देर नहीं लगती, इस समय का इंतजार करना चाहिए। सर, अभी आपने 1 मिनट पहले बात कही कि जो महात्मा गांधी के विचारों को साथ लेकर चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी में, या मैं ये बात समझना चाहती हूँ, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहा है वो महात्मा गांधी की विचारधारा पर नहीं चल रहा, या आप किसी और दल से अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं लोगों को, तो उनकी विचारधारा फिर क्या है? हमने ये कहा महात्मा गांधी के विचारों के साथ जो है वो कांग्रेस के साथ है। बहुत सारे, ये हिंदुस्तान है 130 करोड़ लोगों का, तो 130 करोड़ लोग कांग्रेस भर में थोड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को पसंद करते हैं, राष्ट्रपिता है, उनके विचारों को अपनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं तो स्वागत है। और जिनको कांग्रेस पार्टी पर अब भरोसा नहीं है, जो बगावत करते हैं या जो अपना निजी स्वार्थ के चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चुनाव में ये होता है, चुनाव के समय भारत में लोकतंत्र का ये एक पहलू बन चुका है, इसलिए पार्टियां अपने नीति, नियत और सिद्धांत पर कायम रहती है। खेमचंद शर्मा जी, यानी कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो सीधे सीधे उसकी विचारधारा और उसे महात्मा गांधी से जोड़कर बताया जा रहा है। तो गांधी का आपका कोशिश कि जो गांधी परिवार में विश्वास रखता है, गांधी परिवार की जी हजूरी करता है, गांधी परिवार के दरबार में खड़ा रहता है, उनके सामने झुका रहता है और उनके सामने पॉलिटिकली खतरा नहीं है, वो व्यक्ति कांग्रेसी है। जो गांधी परिवार के सामने आ जाता है, जो सच बोलता है, जो राष्ट्रवादी बात करता है, जो देश के हित की बात करता है, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं रह जाता। आपने देखा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कन्हैया कुमार, उसको नेता बनाती है कांग्रेस, उसको हाथों हाथ रखती है। वैसे ही
सिद्धू, और सिद्धू के जो एडवाइजर हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, और आज जो पंजाब के सीएम है, एक ऐसे व्यक्ति को वो एक मिनिस्टर की पोस्ट दे देते हैं, एमओएस की पोस्ट दे देते हैं, जो उग्रवादी का भाई है। तो ये हमें पता चलता है कि कांग्रेस एक दूसरे ट्रैक पे है। इस समय गांधी जी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की बात है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की बात है। उसके लिए जो करना होगा, जैसा करना होगा वो करेंगे, जरूर करेंगे। और वो ऐसे लोगों पे भी आरोप लगाएंगे, ऐसे लोगों को भी धरातल में डालने की कोशिश करेंगे जिन्होंने वर्षों तक और पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, मेहनत करी, सेवा करी, लेकिन जब वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के अपनी प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उन पे भी वो दोषारोपण करने से बाज नहीं आएंगे, उनको भी वो नीचा दिखाने से बाज नहीं आएंगे, जैसा उन्होंने कैप्टन साहब के साथ किया। चलिए, इस मसले पर चर्चा हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, बसपा के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार ज्यादा सक्रिय बसपा पहले से ही नजर नहीं आ रही है। क्या पहले से ही आभास है कि वो इस बार सत्ता में तो आने से रहे, इसलिए उतनी मेहनत ही नहीं की जा रही? नहीं, बसपा के साथ जो राजनीतिक तौर पर माना जा रहा है, इस बार जो आपने बात कही कि सक्रियता की कमी है, और कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि राजनीतिक तौर पर एक टैसिट सपोर्ट, अंग्रेजी में एक शब्द उपयोग करते हैं टैसिट सपोर्ट, एक रणनीतिक सहयोग भी उनका रहा है केंद्र सरकार के साथ बड़े मुद्दों पर। आपने अगर संसद में देखा होगा तो जब बहस हुई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, तो उनके जो मुख्य रिप्रेजेंटेटिव हैं बहन मायावती के सतीशन मिश्रा जी, तो उन्होंने कहीं न कहीं केंद्र सरकार की नीतियों का सपोर्ट किया, और इससे ऐसा लगा कि जो उनकी धुर भाजपा विरोधी नीति थी वो इस बार प्रारंभ से नहीं है। तो अब चुनाव से ठीक पहले ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ कोई रुख ले लें और चुनाव में उतर करके भाजपा के खिलाफ वोट मांगे और जनता उनको ऐसी चीज वोट दे दे कि मायावती ने भाजपा से लड़कर अलग होकर एक सरकार बनाई थी, तो ऐसा लगता नहीं है। इसलिए वो एक बड़ी चुनौती के रूप में अभी मायावती जी के नेतृत्व में बसपा उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में नहीं आ पाई। जी बिल्कुल। और उधर ओपी राजभर ने भी ओवैसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के साथ ओवैसी आ सकते हैं अगर वो 100 सीट लेने की अपनी जिद छोड़ दें। तो आपको आने वाले समय में ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है, या फिर ओवैसी अभी वोट कटवा की स्थिति में ही बने रहेंगे? वो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं समाजवादी पार्टी को। देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर जैसे जो नेता हैं उनको भारतीय राजनीति के फलक पर गंभीर नेता की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। और ये जैसे आप देखते होंगे जुगनू होते हैं, वो जलते हैं बुझते हैं, कभी यहाँ पे कभी थोड़े दूरी पे कहीं कहीं और पे, तो बल्कि उनको राष्ट्रीय फलक प्रदान करने वाली भाजपा है जिन्होंने अपने साथ पिछले चुनाव के समय में लिया और सरकार में शामिल किया, और उनको ऐसा मंच प्रदान कर दिया कि वो इस तरह की बातें करें। उनकी बातों को आप देखें, तर्क संगत बात नहीं करते हैं, कभी किसी के पक्ष में बात करते हैं, कभी किसी के विरोध में बात करते हैं। वो भाजपा से भी अलायंस के चक्कर में चले गए थे मिलने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास, स्वतंत्र देव सिंह जी के पास, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी। तो वो ये देख रहे हैं, पूरी तरह से एसेस कर रहे हैं। और आप देखें कि ये राजनीति बहुत ही घटिया स्तर की मानी जाएगी कि अगर हम किसी बिरादरी या जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में राजनीति जाति आधारित नहीं है, लेकिन उतना धुर राजनीति जाति आधारित नहीं रही है जितना धुर ये किसी जमाने में बिहार में हुआ करता था। लेकिन कुछ नेता ऐसा है वो मानते हैं कि अगर हम राजभर हैं तो राजभर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 7% है तो वो 7% हमारे पॉकेट में है। जहां रुमाल निकालेंगे, जैसे 1989 में 88 में जब चुनाव प्रचार में घूमते थे वीपी सिंह जी, तो एक चिट निकालते थे पॉकेट से और बोलते थे इसमें सबके नाम के ऊपर वोट लेके। तो वो कुछ लोग राजनीति में ऐसे हैं अलवी जी, जो सोचते हैं कि हमारे पॉकेट में हम जिस जाति के बिलोंग करते हैं, तो अगर 7% राजभर हैं, हम जहां से जाएंगे वो निकल के पॉकेट से बाहर चले आएंगे। ये गलत फहमी है। जनता अब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक
विकास की राजनीति में विश्वास करती है और विकास के नाम पर वोट देती है। ये राजभर जैसे लोगों को इस चुनाव के बाद अपनी औकात का पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये जातिगत समीकरण तो पिछले चुनावों में ही हमने देख लिया था कि किस तरीके से ध्वस्त हो गए थे जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी। तो इस बार वैसे ही कुछ हो पाए या फिर वो ये जातिगत समीकरण बनाने की जो कोशिश की जा रही है इसमें सफलता मिले, ये थोड़ा कम ही होता हुआ नजर आ रहा है। कुंवर सिंह जी, जयंत चौधरी की पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को, लेकिन वो उम्मीदें भी छिटक गई, उन उम्मीदों को भी पहले ही झटका लग गया था। अब ऐसे में क्या कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर ही काम कर रही है यूपी में? राहुल गांधी जी और हमारी नेता उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी जी ने कहा हम अकेले पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कोई डाउट ही नहीं रह गया है। और रही बात जयंत चौधरी जी की, उनका अपना सिस्टम है, वो अपनी उनकी आइडियोलॉजी है और वो आज तो देख रहे थे हम कि सपा के अखिलेश यादव जी के साथ उनकी मुलाकातें दिखा रहे थे। और रही बात मायावती जी की बात है, तो उनने तो नारा दिया था कि चल चढ़ गुंडन के छाती पर मोहर लगवाओ हाथी पर, फिर गुंडा चढ़ गए हाथी पर और गोली मारो छाती पर। अब दोनों सिस्टम खत्म और अब आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। राजभर जी की तो कुछ स्वभू अपने आप में ही नेता बनने की कोशिश करते हैं और जो सिर्फ स्वयं के लिए ही बनते हैं, तो वो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और अंतिम में उनका होता है स्वार्थवाद। तो ऐसे नेताओं को तो मेरा भी जनता से अपील है कि जो ऐसे लोग हैं किसी भी दल के साथ जाएं और सिर्फ ये कहें चुनाव के समय कि मैं फल्ला जाति का हूं और हमको इस जाति का सपोर्ट है, आप हमको इतनी सीट दीजिए। आप जनता से विनम्र आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि 5 साल आपने उस जाति का, उस समाज का कुछ भला किया है क्या? वो बिल्कुल नहीं। और जो स्वयं निर्मित नेता है उनको लोकतंत्र में अच्छी खासी समय पर सीख मिलती रही है और आने वाले चुनाव में चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो और चाहे अन्य राज्यों का हो, सबको देखने को मिल जाए। अभी भी हमने देखा सर कि कांग्रेस पूर्वी यूपी में ज्यादा सक्रिय है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी सक्रियता भी बढ़ाई नहीं गई है। तो और कितना समय वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर आपको किला फतेह करना है तो आपको एक एक कोना छानना पड़ेगा। देखिए, अभी लखनऊ से 80 किलोमीटर लखीमपुर खीरी पे हो, अभी आगरा तो वेस्टर्न यूपी पे है ना। प्रियंका गांधी जी गई थी जहां पर लाकअप में वो वाल्मीकि जी खत्म हुए थे, मार दिया गया था। तो हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी नेता लगी हुई है और पार्टी का संगठन काम अपने हिसाब से कर रहा है। सारी चीजें ओपन नहीं की जाती हैं, कुछ पार्टी संगठन में काम चलता है, देखते रहिए, समय समय पर सब दिखाई देगा। खेमचंद शर्मा जी, जयंत चौधरी का चले जाना सपा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है? देखिए, हम लास्ट टाइम भी जब ये सब इकट्ठे थे तब भी हम जोरदार तरीके से जीते और इस समय भी हम जोरदार तरीके से जीतेंगे। जनता हमारे साथ है। अकेले नेता इकट्ठे हो जाएं तो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और सबको साथ में लेके चल रही है। हम लोग ना जाति की राजनीति कर रहे हैं, ना धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास और सबका साथ के साथ हम लोग जो काम है वो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में तेजी से काम में लगे हुए हैं। आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश में तेजी से हाईवे बन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में एम्स बन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक ऐसा समस्त हॉस्पिटल है जहाँ पे हर तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन की सुविधा है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम किसान के माध्यम से भी सहायता मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी सहायता मिल रही है और वहाँ पे जो स्किल मैपिंग के थ्रू जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको काम दिलाने की, उनके घर के पास काम दिलाने की एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, स्कीम चल रही है और उनको लाभ मिल रहा है। हर वर्ग को हम लोग टच कर रहे हैं, किसी को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी, 25 साल में उत्तर प्रदेश को धरातल में पहुंचा दिया था, उसको हम लोगों ने फार बेटर किया है। आज जनता वहाँ पे चैन से जी रही है, चैन से रह पा रही है और उत्तर प्रदेश को इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मेरे को पूरी उम्मीद है। और हम लोग जब एरिया में जा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ और हम जब देखते हैं, बात करते हैं तो लोग चाहते हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी जी की जोड़ी को दोबारा लाना है और भी ज्यादा हमें उनको शक्तिमान बनाना है और भी हमें उनका समर्थन करना है, ताकि उत्तर प्रदेश को, देश को जिस तरीके से वो दोनों आगे लेके जा रहे हैं वैसे ही आगे लेते जाते रहें। कुंवर सिंह जी, आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी मैं इस पर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है योगी मोदी ने मिलकर।
बिल्कुल उत्तम प्रदेश बना दिया है। किसानों पर गाड़ी चढ़ावे ये, रात को बेटी जले इनके राज में, व्यापारी मारा जाए होटल में इनके राज में, किसान के साथ खाद की लाइन में लगे लगे उसके प्राण चले जाए इनके राज में। और बेरोजगारी का तो आलम इस प्रकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जवाब दिया कि पिछले वर्षों के बजाय इस साल 19% ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। और जिस तरह से कोरोना महामारी के अंदर हिंदू धर्म के लोगों को दफनाया गया है लाशें उत्तर प्रदेश के, क्या विश्व में ऐसा नजारा कहीं देखने को नहीं मिला। साथ ही हमारे कह रहे थे अभी भाजपा के नेता की हर जगह अस्पताल पे, हाँ हर जगह अस्पताल पे बेड की कमी से, दवाई की कमी से, इंजेक्शन की कमी से, बेरोजगार के लिए लाठी, किसान के लिए लाठी, और इससे भी काम ना चले तो गाड़ी चढ़ा के मार दिया जाए। और विकास का नाम आप ले रहे हैं, एयरपोर्ट आप बना रहे हैं बेचने के लिए, रेलगाड़ी आप बना रहे हैं बेचने के लिए। और रही बात उत्तम प्रदेश बनाने की, तो आपने गन्ना किसानों का कितना भुगतान किया, 5 रुपया बढ़ाकर उसको ऐतिहासिक फैसला दे दिया। और एक कृषि कानून जो आपने बनाए थे और बैक फुट पर गए हैं, किसानों के रीढ़ की हड्डी पे पटक दिया था, 1 साल कराता रहा किसान, और आखिरकार जब आपकी जमीन खसक गई, आपको पता लग गया कि अब सुपड़ा साफ होने वाला है, तो आपने बैक फुट पर जाकर और कृषि कानून को वापस लिया। अभी तो आप लेबर कानून को लेंगे, आप कह रहे हैं मजदूरों के साथ है। 8 घंटा काम करने वाले मजदूर को 12 घंटा काम करने का आपने जो तोहफा दिया वो मजदूर भूल सकता है, और जो कंपनी के लिए, जिस कंपनी में वो काम करता है उसी कंपनी निर्णायक होगी। तो आपके साथ तो समय तय करेगा। और उत्तम कितना है, बिजली के लिए रोना वहां, सड़क के लिए रोना वहां। और गृह मंत्री ने कहा यहाँ तो रात को बेटी जा सकती, आपके ही पार्टी के सतपाल मलिक, कुमारी जी, वरुण गांधी जी, आप उनको जवाब दे लीजिए, इसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। खेमचंद जी, देखिए हास्यास्पद है, ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में जब पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं, वहाँ पे आंख बंद कर लेते हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। 25 साल में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, वहाँ पे शाम के बाद लोग निकलते नहीं थे। आज हर जगह पुलिस की जिप्सी मिलती है, हर जगह सुरक्षा मिलती है, लोग फ्रीली जाते हैं आते हैं, और उसी वजह से वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ा है, उसी वजह से वहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, तेजी से वहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं। और हम लोग हाईवे, जिन राज्यों से आप कह सकते हो जिस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश ने पीएम दे, गांधी परिवार को बार बार पीएम दे, उस क्षेत्र में हाईवे योगी मोदी जी की जोड़ी ने दिखाया। उससे पहले वहाँ पे हाईवे नहीं था। आज किसान अपने उत्पादकों को जो पास के शहर हैं तेजी से वहाँ पे ले जा सकता है, तेजी से बेच सकता है, क्योंकि उनके पास भी, उनके आसपास भी हाईवे हैं, सड़क हैं, और तेजी से वो शहरों से कनेक्ट हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी शहरों को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये आज योगी मोदी जी की जोड़ी की वजह से हो रहा है। आज इनके राज्य में यूरिया ब्लैक में मिलता था, और किसानों को यूरिया, किसानों को अपने खेत में डालने के लिए कभी भी सरकारी रेट पे मिला नहीं। आज जब नीम कोटेड यूरिया हो गया है, प्रचुर मात्रा में यूरिया मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्य जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। वो डीएपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन अपने स्तर पे वो घपला करके और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएपी में कमी है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि केंद्र से जो डीएपी सप्लाई हो रही है वो प्रचुर मात्रा में हो रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर आपको ज्यादा डिमांड है तो आप हमें बताएं और हम आपको सप्लाई करेंगे। लेकिन स्टेट में ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं और उसका आरोप ये केंद्र पर लगाए तो उचित नहीं है। कांग्रेस के बारे में हम सभी जानते हैं, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं है। दूर दूर तक कोई इनका आप कहो कि कांग्रेस कुछ सीधे जीत जाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे कुछ किया नहीं है, ना ही नीति है, ना ही नेतृत्व है, और इनमें कॉन्फिडेंस भी लोगों का नहीं है। योगी मोदी एक बार को आपकी बात मान भी लेते हैं खेमचंद शर्मा जी, लेकिन एक बात तो मानेंगे, उनके पास यूपी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खोने के लिए। आपके पास तो बहुत कुछ है खोने के लिए। अगर वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तो आपके पास तो बाकी है ना बहुत कुछ जो आप खो देंगे। उनके पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए, तो उन्हें किस बात का डर। देखिए, हम खोने और पाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। हम तो दो सांसदों से हमने 300 से ऊपर पहुंचे। नहीं, सुनिए, 2 सांसदों से हम 300 से ऊपर पहुंचे। तो जो हमारी जो काम है, हमारी जो नीति और रीति है, वो सेवा की रीति और नीति है। हमें खोने का कोई डर नहीं। हमें पता है हमने काम किया है, हमें पता है हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम सेवा के तहत हम काम करते हैं।
तो जनता उसे पसंद कर रही है। जनता का जहां भी फीडबैक ऐसा आता है कि हमें करेक्शन करना चाहिए तो हम करेक्शन करते हैं, क्योंकि हम अपनी ईगो पे कोई भी चीज नहीं लेते। हम सेवा के लिए आए हैं। जहां जैसा जनता को अच्छा लगता है, या देश के हित में है या राज्य के हित में है, वैसे ही हम डिसीजन लेते हैं और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ सेक्शन ऑफ जो हमारे फार्मर्स हैं वो कृषि बिलों को नहीं समझ पाए, हमने अच्छी नीयत से बनाए तो हम लोगों ने वो वापस ले लिए। हम कहीं भी ईगो पे लेके अड़ते नहीं है। हम जहाँ जरूरी होता है, जहाँ जैसा भाव होता है उसके अनुसार काम करते हैं, लेकिन देश का जो हित है, राज्य का जो हित है, जनता का जो हित है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है और उसी के तहत हम काम करते हैं। इसलिए जनता हमें पसंद करती है। योगी जी और मोदी जी का कोई परिवार तो है नहीं, पूरा देश उनके लिए परिवार है, पूरी जनता उनके लिए परिवार है और उन्हीं के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। जब वो ऑफिस छोड़ेंगे तो वो जिस तरीके से आए थे खाली हाथ वैसे ही जाने वाले हैं। जनता जानती है रात दिन अगर वो काम कर रहे हैं। आज अगर देश सुरक्षित है, अगर आज सेनाएं मजबूत हो रही हैं, आज नौसेनाओं में बड़े बड़े बेड़े जो लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, जो युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, वो मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। आज राफेल आ रहा है, आज बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज फ्री में वैक्सीन लग रही है। 120 करोड़ के आसपास जो वैक्सीन लगी है वो मोदी जी की वजह से लगी है। और 2 लाख करोड़ के आसपास का जो खर्चा किया गया है, जिसमें फ्री में राशन दिया जा रहा है, सबकी थाली में अनाज रहे, सबकी थाली में भोजन रहे, उसकी व्यवस्था की गई है, तो ये सब मोदी जी की वजह से है और जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आर्य कुंवर सिंह जी, एक बार मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ डॉक्टर दीक्षित से। सर देखिए, आना जाना तो चुनावों के समय में लगे ही रहता है, कोई इस पार्टी से इधर जाता है तो कोई उस पार्टी से उधर जाता है, ये सब तो होता रहता है। बात अगर हम समीकरण बिठाने की कर ले तो आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे अभी कुंवर सिंह जी ने उठाए वो इतने गंभीर हैं कि जनता तक पहुंच सकते हैं और उसका नुकसान भी अच्छा खासा उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा पल्लवी जी। एक तो देखिए, कुंवर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही जो उन्होंने अपील किया चैनल के माध्यम से आपके, कि जो लोग भी जातिगत राजनीति करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हम इस जाति के हैं तो इस जाति के सारे लोग हमको वोट दे देंगे, उन लोगों को, जनता को एक भी वोट नहीं देना चाहिए जिससे इस तरह की प्रवृत्ति खत्म हो। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये देश की राजनीति में सभी जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनको ये रुख लेना चाहिए। इस तरह से इस ढंग के लोग राजनीतिक उपद्रव में नाम लूंगा कैसे करते हैं, ये बंद होना चाहिए देश की राजनीति में। दूसरा, जहां तक बात है मुद्दों की, देखिए पल्लवी जी, देश में मुद्दे तमाम हैं और जो खेमचंद शर्मा जी ने कहा, एक बड़ी बात कही कि जो इनर डेमोक्रेसी है भाजपा में, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पे, कि अगर उन्हें लगा कि कहीं गलत हुआ तो उसे करेक्शन की कोशिश की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए सभी को। लेकिन जैसे अब आप किसान बिल की बात है, किसान बिल की बात में करेक्शन करने में आखिर लगभग 1 साल तो लग गए, इसका जवाब तो जनता में देना पड़ेगा भाजपा के नेताओं को कि ये करेक्शन या ये कमी समझने में उनको इतना समय क्यों लगा। और इसमें एक और बड़ा प्रश्न उठता है खेमचंद जी कि अगर आज तक 19 नवंबर की घोषणा प्रधानमंत्री ने जो की, उसके पहले तक ये लगता था कि 80% से 85% किसान के हित में ये बिल था और सिर्फ 10 से 15%, 20% लोग का ये राजनीति है और वो लोग, उन लोगों के इंटरेस्ट पे कुठाराघात है इसलिए वो सड़क पे हैं। तो अब आपने ये निर्णय लेकर के उन 80-85% किसानों का नुकसान क्यों किया, इसका जवाबदेह कौन होगा? आपने मतलब 10 से 15% लोगों को खुश करने के लिए अपने ही बयान के हिसाब से 85% का तो नुकसान कर दिया। तो या तो वो बात सही थी या ये बात सही थी। अब तो कांग्रेस के कुंवर सिंह जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ विचारों को पूरा प्रश्रय मिलता है, ये सारी बातें। देखिए, इसमें एक सवाल बहुत कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है कि G23 आपके यहाँ ही बना है क्या? गुलाम नबी आजाद आपके वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? अशोक शर्मा साहब आपके बड़े नेता नहीं है क्या? मनीष तिवारी जी आपके बड़े नेता नहीं है क्या? आपके यहाँ ये कपिल सिब्बल जी बड़े नेता नहीं है? ये नेता अगर कोई बयान देते हैं या पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपके यहाँ कैसे उनको एकाएक साइडलाइन कर दिया जाता है? तो इनर डेमोक्रेसी पार्टी में होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस में कभी भी किसी भी नेता से आप पूछ लें कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कल्पना कर सकता है, तो वो कभी भी ये बात नहीं कह सकता है खुल के कि हाँ हम बन सकते हैं या हमारे पास भी डेमोक्रेटिकली पार्टी में राइट्स हैं।
तो इधर जी इनर डेमोक्रेसी जिस ढंग से मायावती जी की पार्टी में नहीं है, लालू जी की पार्टी में नहीं है, मुलायम अखिलेश की पार्टी में नहीं है, उस ढंग की स्थिति अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी बन जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस नेतृत्व के प्रति कि वो इनर डेमोक्रेसी अपने यहाँ कैसे लाएंगे, जैसे ये लांछन परिवारवाद का उनके ऊपर न लगे। जी पहले खेमचंद शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं, बताएं। 2 सवाल उन्होंने आपके लिए छोड़े हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित ने। देखिए, सवाल हमसे जरूर उठाएंगे और हम उनका जवाब भी देंगे। और हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हम लोग जगह जगह गए और हमने लोगों से बात भी करी, बहुत सारे लोग हमसे सहमत भी थे। उसके बाद कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, कोर्ट ने कमेटी बनाई, कोर्ट उस पर डिस्कस भी कर रही है, कोर्ट उस पर नजर भी रखे हुए है। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है वो लगातार उस पर विरोध कर रहा है और अभी भी विरोध करता जा रहा है। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने, और जैसा अभी हमारे अकाल तख्त के जथेदार जी ने बोला कि बहुत सारे असामाजिक तस्वीर, ऐसे तस्वीर जो सिखों से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, उनके चिन्हों से कोई लेना देना नहीं है, और वो हिंदुओं सिखों को लड़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा, अकाल तख्त के जथेदार जी कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो देश इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब हम इनको वापस लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों का हिस्सा आधा नहीं जाएगा। तुरंत मोदी जी ने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए कि हम एक कमेटी बनाएंगे और जो एमएसपी है उसको मोर इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, ज्यादा उसको वाइडली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम कमेटी बनाएंगे। उसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, और हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे हम इसको और ज्यादा बेटर बना सकें, इम्पैक्टफुल बना सकें। दूसरा, जो जीरो कॉस्ट खेती होती थी उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको स्पॉन्सर किया जाएगा, उसको सब्सिडाइज किया जाएगा, ताकि किसान जो हैवी कॉस्ट के साथ खेती करता है और उसके बाद उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसको कम किया जा सके। और रही तीसरी बात, किसानों के जो बिल हम लाए हैं उस पर फर्दर डिस्कशन होगा, संवाद होगा, और उसके बाद जो भी चीज जरूरत होगी, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट चलने वाली नहीं है, पार्लियामेंट को जो भी जरूरत लगेगी उसके हिसाब से किसानों के फेवर में फिर से हम जो भी चीज उचित होगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और किसानों को हम लेफ्ट बिहाइंड नहीं छोड़ेंगे। जिन किसानों को जिस तरीके की मदद की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। संवाद होगा, संवाद के बाद फिर चीजें सामने आएंगी, और ताकि सबको एक्सेप्टेबल हो और सबके फायदे की हों। कुंवर सिंह जी, देखिए, अब तो ये बातें बनाने का काम कर रहे हैं। आपने 1 साल के अंदर उन किसानों की दुर्गति कर दी, कहीं कील लगाई, फब्बारे किए, लाठी चार्ज किया, क्या नहीं किया आपने, गाड़ी चढ़ाकर आपने मारा तक। 700 किसान शहीद हो गए, उसका जवाब कौन देगा? आपने कह दिया टीवी में आके कि मैं माफी मांगता हूँ। किससे आप माफी मांग रहे हैं? आतंकवादियों से, खालिस्तीनियों से, मवालियों से, किससे? क्या देश का किसान? अब आप ही कहते थे कि हम 85% के लोगों के लिए बना रहे हैं। हमारा सीधा सा कहना, आज जो आप कह रहे हैं हम कमेटी बनाएंगे, हम डिस्कस करेंगे, ये आपको पहले करना चाहिए। चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप अपनी बात तो जारी रखें, लेकिन अब सवाल यह है सर कि लगातार जब 1 साल से मांग ही यही की जा रही थी कि कृषि कानूनों को आप वापस कर लीजिए, हम घर चले जाएंगे, उन्होंने कर लिया वापस, लेकिन अभी भी किसान संगठन जो है वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब इस आंदोलन की छवि भी तो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है कि अब क्यों नहीं उठ रहे। देखिए, 3 आपने कानून बनाए, किसानों से आपने एक छटांग नहीं पूछने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी तो जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हम किसानों को एमएसपी संवैधानिक अधिकार है देना चाहिए। तो 7 साल में आपने एक बार भी एमएसपी के लिए एक लाइन नहीं बोला। आप ये तीनों काले कानून ले आए ऑर्डिनेंस के माध्यम से, तो आप एमएसपी के लिए भी कानून बना दीजिए। किसान इंतजार कर रहा है कि एमएसपी का कानून संवैधानिक गारंटी मिलेगी, अब उठ जाएंगे। और किसान नेता जो भी हैं वो तीनों काले कानून वापसी पर प्रसन्नता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन एमएसपी की संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए। 1 साल से वो घर छोड़कर रोड पर पड़े हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए कि आप लॉलीपॉप दे दें और फिर वापस चले जाएं? नहीं, किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में पहले भी था, और जितना बदनाम करना था आपने कर लिया। जो आपको सरकार की तरफ से करना था, चाहे लाठी चार्ज, चाहे वाटर कैनिंग, चाहे तारबंदी, और चाहे कील गड़ाना, और चाहे आतंकवादी घोषित करना, जो जो हथकंडे आपको अपनाने थे आपने अपना लिया। और देश के अंदर जो किसानों का साथ दिया है आपने उन पर छापे डलवाकर या कहीं कुछ करवाकर उनको तोड़ने की कोशिश करी। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन अब आप कहते हैं हम देश के लिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, पर आप अपनी बात पर कायम होकर एमएसपी पर कानून दे दीजिए, किसान घर चला जाए।
चलिए, इंदुकांत दीक्षित जी ने आपसे सवाल किया था कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र क्यों खत्म होता जा रहा है। अगर इसी तरीके के हालात रहे तो फिर स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। अब आम चुनाव है, हमारे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष था सीताराम केसरी जी बने थे, पीवी नरसिम्हा राव जी बने। आम चुनाव के तब चुना जाएगा, कार्यकर्ता चुनेंगे और पूरी तरह से फेयर चुनाव होता है, कोई देखने की बात नहीं है। और विश्लेषक जी ने G23 की बात करी है, तो हम विपक्ष में हैं, हमारे पास ऐसा कोई हम गवर्नर बना देंगे या हम कहीं कुछ बना देंगे, किसी में पार्टी की कोई उपेक्षा नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल बने हुए हैं। आडवाणी जी क्या है, वो पुराने नहीं है क्या? मुरली मनोहर जोशी जी पुराने नहीं है क्या? मैं किसी पर कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ नेता है, सबका सम्मान है, सबको पार्टी हित में काम करना चाहिए। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए, कांग्रेस की जो बात हो रही थी उसमें कांग्रेस का एक आम कोई कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, ये बात उन्होंने सीताराम केसरी की बात कही। लेकिन सीताराम केसरी की बात में क्या दुर्दशा हुई, ये देश में, राजनीति में किसी से छिपा नहीं है। नरसिंह राव जी, जिस समय राजीव गांधी जी का इंतकाल हो गया और उसके बाद जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने और कैसे हालात में वो देश को इकोनॉमिक उससे निकाल कर लेकर के आए, और वही थे जो RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वो वित्त मंत्री बनाकर लेकर के आए, और उनके दिशा निर्देश में आज देश की ये सारी नई आर्थिक नीतियां लागू हुई थी। लेकिन उनको भी जब कांग्रेस के गांधी परिवार ने संभाला मोर्चा, तो उनको किस गति को प्राप्त कराया, उनको टिकट तक काट दिया गया और उनका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं हुआ। तो कोई एक आम आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कामना कर सके, ये लगभग असंभव है, ये सभी जानते हैं, कहने के लिए चुनाव चाहे हो या ना हो। ऑन दी अदर हैंड, जो पार्टियां, जैसे आप भाजपा की बात कर रहे थे कुंवर सिंह, जो एक नरेंद्र मोदी है, वो कहाँ से उठे आज प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। खट्टर जी हैं, कोई जानता नहीं था इसके पहले। कोविंद जी हैं, कोई जानता नहीं था। वेंकैया नायडू जी हैं, किस तरह किसान परिवार के बैकग्राउंड से आए। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर कोई गरीब, कोई आम नागरिक भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर तक जा सके, ऐसी व्यवस्था पार्टियों के अंदर होगी, तभी वो लोकतंत्र की उचित ढंग से रक्षा देश की राजनीति में कर पाएंगे। रही कांग्रेस, ये आपके किसानों की बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, जब किसानों का ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उन्होंने मुख्य रूप से यही कहा था कि हमें इन जो कानून बने हैं 3, इनकी वापसी सुनिश्चित करनी है। साथ में सरकार प्रयास करे कि हमारे यहाँ MSP पे हमें गारंटी मिले, लेकिन हम आंदोलन वापस करेंगे, इसकी शर्त सिर्फ इसको रिपील करना था। लेकिन आज आप देखें कि 26 नवंबर को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में वो प्रदर्शन की भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज उन कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ के जो प्रदर्शन है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि भाई आप तो इंडोर्स कर रहे हैं, आपके तो प्रेस रिलीज में आया है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे पास बात आई थी कि हम करना चाहते हैं आंदोलन, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपने इंडोर्स किया कि वहां भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हमारे समर्थन से हो रहे हैं, या हम समर्थक हैं। तो देखिए, एक जो आपके मुख्य मुद्दे थे, आपको याद होगा जब 11 दौर की बातचीत हो रही थी देश के कृषि मंत्री से, तो बहुत सी चीजें तय हुई थी और केंद्र के सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन तक आ चुका था। लेकिन उसके बाद जब बातें आगे बढ़ रही थी तो अड़ियल रुख अपना लिया कांग्रेस के किसान नेताओं ने, कई सदस्यों ने। लेकिन आज फिर वही जब प्रधानमंत्री ने खुले दिल से, चाहे मैं मानता हूं कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, देरी हुई, लेकिन अगर लगा, कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने इसको वापस लेने की घोषणा टॉप लेवल पे कर दी। अब किसान नेता क्या कह रहे हैं, कुछ जो मैं मानता हूँ मुट्ठी भर नेता है, वो कहते हैं कि जी हमसे तो बात ही नहीं किया। मतलब उनके लिए देश की राजनीति, देश ठीक हो, शांति हो, ये नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि हमसे नहीं बात किया, एक तरफा घोषणा कर दी। यानी कि अब ये चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात तो यही कि अब ये चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है कि किसानों का आंदोलन जारी है, और ये चुनावी मुद्दा अब नहीं बचा है, इसलिए कुछ राजनीतिक दलों का इसको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इंदुकांत दीक्षित जी, यही मेरा सवाल है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर दीक्षित, सवाल तो मेरा बरकरार है, लेकिन मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसका फायदा तो यूपी में मिलेगा कांग्रेस को। लगभग 5 से 6 गुना बढ़ सकती हैं कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में। एक बड़ी कठिनाई देखिए पल्लवी जी क्या है कि कांग्रेस का जब वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुई, मुख्य राजनीति से और सत्ता से वो बाहर हुई, उसके बाद से उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैं खुद वाराणसी से हूं। मैंने देखा कि 2012 के चुनाव जब हो रहे थे विधानसभा के, तो कांग्रेस ने तय किया कि हम अपने जड़ों को मजबूत करेंगे, फिर से नेटवर्क तैयार करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2009, 2012, लेकिन 2017 आते आते, ये राहुल गांधी का फैसला हमें याद है, और लेकिन 2017 आते आते उन्होंने क्या नारा दिया कि यूपी को ये साथ पसंद है। किसका साथ? अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, युवा नेतृत्व का। उसके बाद क्या हुआ आप देखें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने मिलकर के ये काम किया। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो 2009 और 2012 में कांग्रेस का फैसला था राहुल गांधी का, उस फैसले से वापस प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस आई है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपना खुद का कैडर तैयार करेंगे फिर से, और फिर से जान फूकेंगे। तो निश्चित तौर पे इससे पार्टी मजबूत होगी, लेकिन इससे सीटें कुछ बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ये अभी हम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जैसे बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अगर भाजपा के खिलाफ जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये मिलकर चुनाव लड़ ले, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा समर होगा और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि जो एक बड़े वोट बैंक हैं इन पार्टियों के, वो एकजुट होंगे, उनके में बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अलग अलग जो चुनाव लड़ने की रणनीति तय की गई है, उससे कांग्रेस कोई बड़ा फर्क कर देगी ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, भविष्य के लिए वहाँ उनका बेस जरूर तैयार हो सकता है। जी, लेकिन वो इतिहास भी तो देखते हैं ना, बुआ भतीजा साथ आए तो नुकसान किसे हुआ, साथ आने के लिए नुकसान भी तो झेलने पड़े हैं, तो फिर वो रिस्क कौन लेगा? देखिए, ये नुकसान की बात अगर आप करें तो आपके सामने बिहार का उदाहरण है। वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा भाजपा को हराने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि लालू जी की पार्टी जो बिल्कुल डेसिमेट हो गई थी, लगभग खत्म के कगार पे थी, उसको उन्होंने रिवाइव कर दिया। और आज सबसे बड़ा कोई चैलेंज कर रहा है राजनीति में नीतीश कुमार को, बिहार की राजनीति में, तो तेजस्वी जी हैं। वो उनकी पैदाइश, उनकी राजनीति के, तो राजनीति में ये ऊपर नीचे का चक्र तो चलता रहता है, बाद में एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम भी होता ही है। जी पल्लवी जी। एमजे शर्मा जी, आप लोगों की 2017 में जो रणनीति रही, जो समीकरण रहे, उसी पर अब समाजवादी पार्टी काम कर रही है, और ये साफ तौर पर देखने को आ रहा है कि किस तरीके से ब्राह्मणों से लेकर दलित, नौजवान, पढ़े लिखे युवा, सभी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। आपको लग रहा है कि आप ही की राह पर चलते हुए सफलता अर्जित कर लेगी समाजवादी पार्टी? हमारी नकल कर सकते हैं, लेकिन हमारी राह पे चल नहीं सकती। हम लोग सबका साथ विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, कितने लोगों को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया, कितने लोगों को पदाधिकारी बनाया? क्या किसी ब्राह्मण को वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं, महामंत्री बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, वो यादव परिवार से ही रहेगा। तो सब लोग जानते हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किस तरीके से उन्होंने समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को आइसोलेट किया, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया, किस तरीके से उनका कोई भी काम लेके वो जाते थे तो गेट से भगा देते। अगर इसी जाति से आया, इस धर्म से आया तो भगाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लोग भूले नहीं है। आप नकल कर सकते हो, लेकिन असल ही होता है, और असल ये है कि जो सबके लिए काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, जो सही नियत से काम कर रहे हैं, लोग उन्हीं का साथ देने वाले हैं। भाजपा की सरकार पुणे आने वाली है, जोरदार तरीके से आने वाली है। सब लोग अपना अपना किस्मत वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी है, सबका हक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार भी है, और यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन हमें विश्वास है, जनता जिस तरीके से हमारे कामों को अप्रिशिएट कर रही है, जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी की जोड़ी को अप्रिशिएट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुणे वापस आएगी।
कुंवर सिंह जी, राजनीतिक पंडित ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी और सपा के बीच में ही रहने वाला है। कड़ी टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच में ही रहेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बस थोड़े फायदे की सभी संभावना जता रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने वाकई में मेहनत की है इस बार। तो ये माना जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, लेकिन सत्ता पाने की स्थिति में अभी कांग्रेस नहीं है। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल का काम है समाज सेवा करना। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका पर है हम जो बड़ी समस्याएं उनको दुनिया के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाने में कामयाब हुए हैं। अब वो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में कोई भविष्य वक्ता नहीं होता, मौसम वैज्ञानिक काम नहीं करता, जनता तय करती है। लोकतंत्र की यही खूबी है। और आने दीजिए समय, सब दूध का दूध और पानी का पानी है। ये अभी आपने जैसा खुद ही कहा कि अभी गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद किसी तरीके की कोई संभावना छोड़ी है आप लोगों ने, या फिर नहीं, आपको अंत तक बस एकला चलो ही करना है? देखिए बहन जी, एक राजनीति में सारी संभावनाएं जारी रहती है, कभी कोई संभावना बंद नहीं होती है। इंडियन पॉलिटिक्स में ये जायज है और भारत की लोकतंत्र की खूबी है। अब भविष्य में क्या होगा, इसके समय आने दीजिए। सबके सामने जो भी होगा सबके सामने होगा। इंदुकांत दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी अभी जिस रणनीति पर काम कर रही है, उन्हें लग रहा है कि कृषि कानूनों की वजह से जो जाट वोट बैंक है वो भी उन्हें मिल जाएगा। क्या आपको इसकी उम्मीद नजर आ रही है? और जयंत चौधरी को साथ लाना भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति का हिस्सा है। ये सारी चीजें लोग प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, और ये कुंवर सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और लोग अपनी अपनी संभावनाएं टटोलते हैं। जयंत जी को इतनी सीटें शायद नहीं मिलती अलायंस के लिए, जितनी संभावनाएं उनके लिए व्यक्त की जा रही हैं, अगर इस ढंग का किसान आंदोलन की स्थिति वेस्टर्न यूपी में नहीं होती। आखिरकार उनको पिछले चुनाव में कहाँ इतनी सीटें मिली। इसी तरह से आप ये देखें कि जो अभी इशारा किया कुंवर सिंह जी ने कि ये पोस्चरिंग हो रही है चुनाव के पहले। सभी लोग कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, सारी सीटों पर लड़ेंगे। अगर हम आज ही कह देंगे कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, तो अगर कहीं अलायंस की बात होगी तो फिर आपको कमतर करके 100 पे आप लड़ने की खुद ही घोषणा किए रहेंगे, तो आपको 25 सीट 50 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगे। आप कहेंगे कि हम जी सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तीनों पार्टियां जो हैं मुख्य जिनसे अलायंस हो सकती हैं कभी न कभी, वो है बसपा, सपा और कांग्रेस। अगर वो भाजपा को वास्तव में चुनौती उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं, तो वो आज अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं, अपनी सभाओं में भीड़ दिखा रहे हैं, अपनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसके पहले प्री पोल तमाम सर्वेज होंगे, उसके बाद एक पोस्टरिंग होगी। और अगर मेरा ये मानना है एक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के तौर पे, कि जब चुनाव का ऐन वक्त आएगा तो सद्बुद्धि अगर इन पार्टियों को आएगी तो ये लोग मिल करके सीटों का प्रॉपर अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी। और अगर ये मिलकर एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो फिर भाजपा को इस बार में कोई चुनौती बड़ी नहीं देख रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास। AIMIM की एंट्री को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एंट्री क्या गुल खिलाएगी? क्योंकि वो बिहार के नतीजों से बेहद उत्साहित हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में भी बड़ा स्कोप नजर आ रहा है इस समय। कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी का जो मामला है वो हर जगह अपने को टपका रहे हैं। आने वाले समय में उनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने अपनी छवि धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे मुसलमानों के स्थापित की है। उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर वो उठाते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो एक वोट कटुआ की पोजीशन में स्थिति में होंगे। और इसका नुकसान सीधे तौर पर भाजपा के जो विरोधी दल हैं, जिनके साथ सब मुस्लिम समाज के लोग अधिकाधिक वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उनको उठाना पड़ेगा। यही कहकर वैसे बात है। चलिए, बिल्कुल, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी गहमागहमी साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्टियों को छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और इसी बीच में आज अदिति सिंह और वंदना सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों ही नेत्रियों के बीजेपी में आने से कांग्रेस और बसपा को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।